माय डियर बीए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का प्राचीन इतिहास का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहा हूं। प्यारे मित्रों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हर एग्जाम में एसटी के ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों, जिसको प्रश्न पत्र के रूप में भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, ये आप शीर्षक पाएंगे। आपके प्रश्न पत्र जो होगा उसमें भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं शीर्षक लिखा रहेगा प्रश्न पत्र का। और ये प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आपको पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे मित्रों। ये जो क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ये क्वेश्चन आपका है प्यारे मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रायः जो है या सिंधु सभ्यता पर क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आपको समझना है इसको। तो देखेंगे इसमें सब जब हम इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, तो सबसे पहले हमको देखना है सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन क्या था, तो सामाजिक जीवन के विषय में हम समझेंगे प्यारे मित्रों। और उसके पश्चात सामाजिक संगठन के बारे में जानेंगे। तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम समझेंगे कि लिखित सामग्री के अभाव में सिंधु निवासियों के सामाजिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि उस समय जो है लिखित सामग्रियां कम थीं। लोग जो है लिखने के कार्य में कम रुचि लेते थे, व उस तरह से जो तकनीकी जो थी वो विकसित नहीं थी। तो इसके संबंध में हम यही समझ सकते हैं कि लिखित सामग्री के अभाव में सिंधु निवासियों के सामाजिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं हो पाती है। तथापि उत्खनन से प्राप्त अवशेषों तथा उपकरणों से सिंधु सभ्यता की तात्कालीन सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, जो स्थितियां वहां की उस समय थीं। इसमें विशेषकर उस समय की नगर योजना, भवन निर्माण करना, तत्कालीन खान पान, वेशभूषा, आभूषण, प्रसाधन सामग्री आदि के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो ये सारी चीजें हम सामाजिक जीवन के अंतर्गत पढ़ते हैं प्यारे मित्रों। अगला जो पॉइंट आपका इसमें आता है, सामाजिक संगठन। तो सामाजिक संगठन को किस रूप से उस समय जानते थे, तो इसमें देखेंगे तत्कालीन समाज वर्गों अथवा वर्णों में विभाजित नहीं था। उस समय का समाज जो था वो वर्ग व वर्ण में विभाजित नहीं हुआ था। संभवतः समाज व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित हो गया था, यानी समाज को 4 भागों में बांटा गया था उस समय। इस प्रकार ये लोग अलग अलग समूहों में परिवार में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? परिवार में रहते थे। तो इसमें देखेंगे विद्वान, पहला जो पारिवारिक ढांचा था जिसमें कि लोग समझते थे, उसमें विद्वान आता है। इसमें ज्योतिषी, वैद्य तथा पुरोहित आदि आते थे। ये हम समझेंगे प्यारे मित्रों। दूसरा पॉइंट है योद्धा एवं प्रशासनिक अधिकारी। योद्धा एवं प्रशासनिक अधिकारी उसी परिवार में होते थे। जो सुरक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों में रत अधिकारी इस वर्ग में आते थे प्यारे मित्रों। तीसरा पॉइंट है व्यवसायी, यानी समाज जो है 4 ढांचों में विभाजित था। तीसरा व्यवसायी यानी उद्योगपति एवं व्यापारी इस वर्ग में शामिल थे। और 5वां था श्रमजीवी। श्रमजीवी का मतलब किसान, मछुआरे, मछुए, मजदूरी करने वाले, ये लोग जो है 4थे वर्ग में आते थे। तो उस समय समाज को जो है 4 समूह में बांटा गया था प्यारे मित्रों। तो ये 4 समूह यही थे कि विद्वान, योद्धा एवं प्रशासनिक अधिकारी, व्यवसायी और श्रमजीवी। इस तरह से हम इसको समझेंगे। अगला आप जो आगे इसके समझेंगे कि सिंधु सभ्यता के निवासियों का जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उत्खनन से प्राप्त भवनों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर नहीं रहा होगा, क्योंकि लगभग सभी मकान एक समान हैं। यहाँ से प्राप्त नारी की अनेक मूर्तियों से कुछ इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता का समाज मातृभार प्रधान था।
यानी इसमें नारियों की महत्ता थी, नारियों का जो है इसमें सम्मान होता था, इसलिए इनकी मूर्तियां यहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं इस सभ्यता में। भोजन, अब भोजन के विषय में हम समझेंगे प्यारे मित्रों कि खान पान कैसा था सिंधु सभ्यता के लोगों का। तो इसमें देखेंगे भोजन, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार जो था वो गेहूं, चावल, जौ, मटर, दूध तथा दूध से निर्मित खाद्यान्न जैसे सब्जियां, फलों के अतिरिक्त गाय, भेड़, मछली, कछुए, मुर्गी आदि जानवरों के मांस का भी सेवन करते थे इस समय के लोग। इसके साथ ही खजूर का भी प्रयोग करते थे। ध्यान देंगे प्यारे मित्रों, खजूर फल के रूप में खजूर का भी प्रयोग करते थे। वेशभूषा एवं आभूषण क्या था उस समय का? तो वेशभूषा एवं आभूषण के विषय में हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता में तत्कालीन वेशभूषा का ज्ञान उत्खनन में प्राप्त मूर्तियों से होता है। इसी से ज्ञात होता है कि शरीर पर प्रायः 2 वस्त्र धारण किए जाते थे। प्रथम एक साल के समान कपड़ा होता था जिसे बाएं कंधे के ऊपर तथा दाहिनी भुजा के नीचे से निकाल कर पहनते थे। ध्यान देंगे इस तरह का चित्र और इस तरह की मूर्तियां आप सिंधु सभ्यता के अंतर्गत पाएंगे प्यारे मित्रों, ताकि दाहिना हाथ कार्य करने में स्वतंत्र रहे। हमारा दाहिना हाथ तब स्वतंत्र रहता है क्योंकि वो साल से ढका नहीं रहता। दूसरा वस्त्र जो शरीर के नीचे पहना जाता था आधुनिक धोती के समान होता था, जैसे धोतियां इस समय पहनते हैं लोग, तो उस समय धोती पहनते थे। स्त्रियों और पुरुषों के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं था, यानी जो स्त्रियां वस्त्र पहनती थीं और जो पुरुष पहनते थे उसमें कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता था। मित्रों ध्यान देंगे, कपड़े साधारणतः सूती पहने जाते थे। जो कपड़े पहने जाते थे वे साधारण रूप से कैसे होते थे? सूती होते थे प्यारे मित्रों। किंतु ऊनी वस्त्रों का भी जो है उस समय प्रचलन था, यानी ऊनी वस्त्र भी लोग पहनते थे। नारियों में आकर्षक केश विन्यास की प्रथा थी। वह अपने बालों का जोड़ा बनाती थीं तथा कभी-कभी अपनी चोटी की शीर्ष पर, यानी शीर्ष भाग पर जो चोटी थी उनकी शीर्ष भाग पर कई वृत्तों में लपेट लेती थीं, जैसे जूड़े टाइप में जैसे स्त्रियां लगाती हैं तो उसको लपेट लेती थीं। पुरुषों के बाल पीछे की ओर मुड़े हुए होते थे। प्राय जो है इस समय के जो पुरुष होते थे उनके बाल जो है पीछे की ओर मुड़े होते थे, जिन्हें काटा भी जाता था। पुरुष दाढ़ी रखते थे, और उस समय पुरुष क्या रखते थे? दाढ़ियां रखते थे प्यारे मित्रों। ये हम समझेंगे। सिंधु सभ्यता के निवासियों को आभूषणों का अत्यधिक शौक था, यानी आभूषण भी उस समय के लोग पहनते थे प्यारे मित्रों। अंगूठियां, कड़े, कंगन, कंठहार, कुंडल आदि आभूषण स्त्री व पुरुष दोनों ही धारण करते थे। ये आभूषण जो है स्त्री भी धारण करती थी और पुरुष भी धारण करते थे, यानी अंगूठियां, कड़े, कंगन, कंठहार, कुंडल आदि आभूषण जो होते थे इसको स्त्रियां भी पहनती थी और पुरुष भी, दोनों लोग पहनते थे। प्यारे में तो देखेंगे आगे, जबकि स्त्रियां चूड़ियां, कर्णफूल, कान में पहनने वाला कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, करधनी आदि का भी प्रयोग करती थी। आभूषण सोने, चांदी, हाथी दांत आदि से निर्मित किए जाते थे, जबकि निर्धन लोग तांबे, ध्यान देंगे प्यारे मित्रों, तांबे, मिट्टी, सीप आदि के आभूषण पहनते थे। मार्शल के अनुसार स्वर्ण आभूषणों को देखकर प्रतीत होता है, ध्यान देंगे इनकी परिभाषा जो मार्शल जी ने लिखी है इसके विषय में, कि स्वर्ण आभूषणों को देखकर प्रतीत होता है कि ये आधुनिक बांड स्ट्रीट लंदन के किसी सर्राफ की दुकान से आए हैं, न कि 5000 वर्ष पूर्व किसी प्रागैतिहासिक घर से। इन्होंने बहुत ही ऊंची बात कही है मार्शल जी ने कि उस समय की वेशभूषा जो आभूषण थे उनको देखने से ऐसा लगता था कि जैसे वे किसी आधुनिक ब्रांड स्ट्रीट लंदन के किसी सर्राफ की दुकान से आए हैं, न कि 5000 वर्ष पूर्व किसी प्रागैतिहासिक घर से बने हुए हैं, निर्मित हैं। तो ध्यान देंगे प्यारे मित्रों, प्रसाधन सामग्री हमको देखना है कि इस समय में प्रसाधन सामग्रियां क्या थी। तो प्रसाधन सामग्री के विषय में हम जानेंगे। सिंधु सभ्यता कालीन स्त्रियां अनेक प्रकार के श्रृंगार प्रसाधन का प्रयोग करती थी।
तत्कालीन स्त्रियां दर्पण, कंघी, काजल, सुरमा, सिंदूर, बालों की पिन, इत्र तथा पाउडर का प्रयोग करती थीं। दर्पण उस समय कांसे तथा कंघे हाथी के दांतों से बनाए जाते थे। दर्पण का आकार सामान्यतः अंडाकार होता था। ये भी जानना है हमको कि जो दर्पण होता था उसका आकार प्रायः कैसा होता था? अंडाकार होता था। मिट्टी, हाथी दांत तथा धात के श्रृंगारदान बनाए जाते थे। पुरुषों द्वारा कांसे से बने रेजर का प्रयोग किया जाता था। जो कांसे के बने हुए थे उन्हीं के रेजर का प्रयोग किया जाता था ब्लेड के रूप में। प्यारे मित्रों, आमोद प्रमोद के साधन। सिंधु सभ्यता के निवासी दैनिक जीवन में मनोरंजन हेतु विभिन्न साधनों का प्रयोग करते थे। इन साधनों में प्रमुख थे शिकार खेलना, नाचना, गाना, बजाना, मुर्गों की लड़ाई देखना तथा जुआ खेलना। ये प्रमुख इनके आमोद प्रमोद के साधन होते थे। प्यारे मित्रों, बच्चों के खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के खिलौनों का निर्माण किया जाता था। ये भी हमें जानना है। जो बच्चे खेलते थे उनके लिए विभिन्न प्रकार के खिलौनों का प्रयोग इसमें होता था। घरेलू सामग्रियां, इसके विषय में समझेंगे कि घरेलू जो सामग्रियां होती थी गृहस्थी की, तो घरेलू सामग्रियां सिंधु निवासियों द्वारा अनेक प्रकार की घरेलू वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। सामान्यतः लोग घड़े, कलश, थाली, गिलास, चम्मच, कुल्हड़ का प्रयोग करते थे, जो साधारणतः मिट्टी के बने होते थे। किसके बने होते थे? मिट्टी के। प्यारे मित्रों, कभी कभी सोने, चांदी, तांबे के बर्तन भी प्रयोग में लाते थे ये लोग। घरेलू उपकरण में चाकू, छुरी, सुई, मछली पकड़ने के कांटे, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता था, जो धातुओं से बनाए जाते थे। औषधियों के विषय में जानेंगे इस सभ्यता की। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है को औषधियों का भी ज्ञान था, या औषधियों के बारे में भी जानकारी रखते थे। वह हिरण तथा 12 सिंघे के सींगों, नीम की पत्तियों तथा शिलाजीत का प्रयोग औषधियों के रूप में करते थे। प्यारे मित्रों, ये हमें जानकारी रखना है। फिर धार्मिक जीवन, इनके धार्मिक जीवन के विषय में समझेंगे। धार्मिकता कैसी थी, इनके धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के धर्म का अनुमान पुरातात्विक स्रोतों से ही लगाया जा सकता है। सिंधु निवासियों के जीवन में किस देवता की सबसे अधिक मान्यता थी, ये भली भांति ज्ञात नहीं है। सिंधु सभ्यता के अवशेषों में कोई ऐसा भवन प्राप्त नहीं हुआ है जिसे निश्चित रूप से मंदिर कहा जाए। ध्यान देंगे, कोई ऐसा भवन नहीं प्राप्त हुआ है उस समय में कि जिसको एक निश्चित रूप से मंदिर कहा जा सके। व्हीलर का विचार था कि मोहनजोदड़ो के अवशेषों में 2-3 भवन ऐसे हैं जो मंदिर हो सकते हैं, परंतु निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एन शास्त्री का विचार है कि वैदिक काल के समय वैदिक काल जब था तो वैदिक काल के समान सिंधु सभ्यता में पुरुष देवताओं का अधिक महत्व था। कैसे देवताओं का महत्व था प्यारे मित्रों? पुरुष देवताओं का अधिक महत्व था। तो इसको हम समझेंगे। किंतु व्हीलर एवं मैके आदि विद्वानों के अनुसार उस समय मातृ देवी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृ देवी की उपासना लोग, देवी की उपासना भी लोग ज्यादा करते थे। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु निवासियों के धर्म के विषय में निम्नलिखित अनुमान लगाया जाता है। प्यारे मित्रों, तो ये देखेंगे धर्म के से संबंधित अनुमान हम यहाँ पर देखेंगे। कौन से अनुमान लगाए जाते थे? पहला है मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा, सिंधु निवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनन में मातृ देवी की अनेक मूर्तियां मिली हैं। एक अर्धनग्न स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके सिर पर टोपी, गले में हार तथा कमर में तगड़ी है। मातृ देवी की मूर्तियां धुएं से रंगी मिलती हैं, जो उसमें रंग दिया गया है वो धुएं से रंगा हुआ मिलता है। मैके का विचार है कि पूजा के समय इन मूर्तियों के सामने धूप जलाई जाती थी। यानी पूजन करने के समय जो है धूप और करने से, हवन करने से ये मूर्तियां प्राय जो है काली हो जाती हैं। उसमें मूर्तियां जो है
धुएं के रंग में हो जाती हैं। तो इस विचार से उन्होंने लिखा है कि मूर्तियों के सामने धूप जलाई जाती थी होगी। संभवतः मातृ देवी की पूजा के समय बलि भी दी जाती थी। सिंधुवासी मातृ देवी को संपूर्ण लोक की जननी एवं पोषिका मानते थे, ये बताया जा रहा है। शिव पूजा यानी मातृ पूजा के पश्चात जो है शिव पूजा के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। शिव पूजा हड़प्पा से प्राप्त पुरुष देवता की मूर्ति में 3 मुख व 3 नेत्र 3 मुख व 3 नेत्र हैं। यह योगासन मुद्रा में नीची चौकी पर बैठा हुआ है। उसके बाईं ओर गैड़ा और भैंसा तथा दाईं ओर एक बाघ व हाथी खड़ा है, ऐसा मूर्ति मिली है। इस देवता पुरुष के भी 2 सींग दिखाए गए हैं। मार्शल का मत है कि यह शिव की मूर्ति है तथा 2 सींग उनके 2 त्रिशूल हैं। इस तरह से अनुमान मार्शल जी ने लगाया है कि ये शिव की मूर्ति हो सकती है। इस मूर्ति के अतिरिक्त हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से अनेक लिंग का मिलना भी इस बात की पुष्टि करता है कि शिव सिंधु निवासियों के प्रमुख देवता थे। अनेक शिवलिंग जो है भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो है मोहनजोदड़ो से अनेक जो है लिंग का मिलना भी इस बात पर की पुष्टि कर रहा है कि शिव सिंधु निवासियों की प्रमुख देवता थे। ये लिंग पत्थर मिट्टी किसके बने हुए थे? पत्थर के, मिट्टी तथा सीप के बने हैं। वह विभिन्न आकारों के हैं। कुछ अत्यंत छोटे हैं तथा कुछ 4 फुट 1 तक लंबे हैं, यानी कुछ बहुत छोटे आकार में है, कुछ 4 फुट तक लंबे शिवलिंग पाए गए हैं, लिंग पाए गए हैं। योनि पूजा प्यारे मित्रों देखेंगे। प्यारे मित्रों, योनि पूजा क्या होती थी इसमें? तो उत्खनन से प्राप्त अनेक छल्ले जो सीप, मिट्टी, पत्थर के बने हैं, सिंध निवासियों के योनि पूजक होने का प्रमाण देते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये देवियों की योनि के प्रतीक थे जिनकी पूजा की जाती थी, जबकि मैके व कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार समस्त छल्ले योनि के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे स्तंभ के आधार थे। उनका आधार जो स्तंभ के रूप में वो दिखाई पड़ते थे। अतः इस विषय में प्रमाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगला देखेंगे पशु पूजा। पशु पूजा का भी प्रचलन था उस समय। प्यारे मित्रों, पशुओं की पूजा की जाती थी। सिंध सभ्यता से प्राप्त अनेक मुद्राओं पर बैल, भैंस आदि पशुओं के चित्र मिलते हैं, जिससे उस समय पशु पूजा प्रचलित होने का अनुमान लगाया जाता है। मैके का विचार है कि वे लोग नाग, कबूतर, बैल, बकरा आदि पशुओं की पूजा करते थे। सूर्य पूजा के बारे में बताया जा रहा है। कुछ मुद्राओं पर सूर्य का चिन्ह, स्वास्तिक एवं पहिया का चित्र प्राप्त होता है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंध निवासी सूर्य की भी पूजा करते थे। तो ये हम पूरी जानकारी रखेंगे प्यारे मित्रों। अगला है वृक्ष पूजा। वृक्षों की भी पूजा की जाती थी उस समय। वृक्ष देवता के तुल्य माने जाते थे, यानी वृक्ष पूजा में सिंधु सभ्यता कालीन लोगों के द्वारा वृक्षों की पूजा करने का प्रमाण हमें तत्कालीन मोहरों से प्राप्त होता है। जैसे उत्खनन में अनेक मोहरें मिली हैं जिन पर पीतल का वृक्ष अथवा वृक्ष देवता का चित्र अंकित है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय लोग पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते थे। किसको पवित्र मानते थे वृक्षों में प्यारे मित्रों? पीपल। आज भी पीपल की वृक्ष की पूजा की जाती है। तो सिंधु सभ्यता के समय में भी ये प्रतीक मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त नीम, खजूर, शीशम, बबूल आदि वृक्षों की भी पूजा की जाती थी। इन वृक्षों की भी पूजा उस समय लोग करते थे। नदी पूजा, यानी उस समय के लोग नदियों की भी पूजा करते थे। यद्यपि नदी पूजा करने का कोई स्पष्ट प्रमाण सिंधु सभ्यता के उत्खननों से प्राप्त नहीं होता, परंतु विशाल स्नान कुंडों एवं स्नान गृहों से उस समय जल पूजा होने का अनुमान लगाया जाता है। संभवतः पवित्र उत्सवों एवं शुभ मुहूर्तों पर उसमें स्नान करने की प्रथा थी। ये हमें ध्यान रखना है प्यारे मित्रों। अन्य प्रथाएं जो उस समय प्रचलित थी उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। जो और प्रथा सिंधु सभ्यता के अंतर्गत थी, जैसे कि अन्य प्रथाओं में हम समझेंगे प्यारे मित्रों, अन्य प्रथाओं में सिंधु सभ्यता के लोग आधुनिक समय के समान पूजा में धूप, अग्नि
का प्रयोग करते थे। पूजा करते समय गाने बजाने के भी संकेत मिलते हैं। मृतक संस्कार, जब मानव की मृत्यु हो जाती थी, मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी, उस समय संस्कार के रूप में हम समझेंगे इस सभ्यता में। तो उत्खनन करने पर पता चला कि उस समय शव को कब्र में गाड़ने की प्रथा थी। यानी जो शव होता था उसको कहाँ पर गाड़ देते थे? कब्र में। प्यारे मित्रों, कुछ सावधानी से पता चलता है, कुछ समाधानों से पता चलता है कि वहां पर मृतक के साथ अनेक वस्तुओं को रखकर उन्हें भूमि में दफना दिया जाता था तथा वहां पर समाधि बना दी जाती थी। कुछ आंशिक समाधि के भी उदाहरण मिलते हैं। इसमें पहले शव को पशु पक्षियों का आहार बनाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था तथा बाद में शेष बची अस्थियों को किसी पात्र में रखकर भूमि में गाड़ दिया जाता था। ऐसा भी मिल रहा है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके शव को खुला छोड़ देते थे, पशु पक्षी उसका भक्षण करते थे, प्राप्त अस्थियों को ही कब्र में डाल करके और उसको दफना दिया जाता था। प्यारे मित्रों, इसके अतिरिक्त शवों को जलाकर उनकी अस्थियां कलश में रखकर गाड़ने के भी प्रमाण मिलते हैं। शवों को जलाए भी जाते थे और उनकी अस्थियों को कलश में रखकर गाड़ने की भी प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। प्यारे मित्रों, इस प्रकार सिंधु सभ्यता के निवासी अनेक धार्मिक कृत्यों का संपादन करते थे जो उनकी धार्मिक प्रवृत्ति को इंगित करता है। तो ये सारी चीजें हमको जानना बहुत आवश्यक है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष अवश्य ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन को मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत किया हूं। इसे आप अवश्य पढ़ेंगे और पूरी सतर्कता से पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसके उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे। प्यारे मित्रों, मैं चाहूँगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करेंगे, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारे वीडियो पहुंच पाएं जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में है। तो हम अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। प्यारे मित्रों, जो दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन। वेद 4 होते हैं जिसके विषय में आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ऋग्वेद कालीन समय को हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वैदिक संस्कृति की सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। ऋग्वैदिक संस्कृति जो थी उस समय, उसके विषय में आपको बताना है। तो इसमें हम देखेंगे ऋग्वेद के समय की जो संस्कृति थी वो कैसी थी, किस तरह से लोग उस समय रहते थे, तो हम इसके विषय में जानेंगे। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। आर्य लोग क्या पढ़ते थे भाई? उनके प्राचीनतम ग्रंथ को ऋग्वेद कहा जाता है। यह ग्रंथ 1017 सूक्तों की संहिता है। कितने सूक्त हैं इसमें? 1017 प्यारे मित्रों। तथा 11 बालखिल सूक्त, 11 जो है यानी कि बालाखिल सूक्त इसमें पाए जाते हैं, को मिलाने पर इसमें कुल 1028 सूक्त बनते हैं। ये संहिता 10 मंडलों में विभक्त है। इसको जानना है हमको। 10 मंडल में ये संहिता विभक्त है। कौन? ऋग्वेद। ऋग्वेद से आर्यों की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। सारी चीजें हमको ऋग्वेद से भी प्राप्त हो रही हैं। प्यारे मित्रों, सामाजिक स्थिति, इस समय की जो सामाजिक स्थिति थी उसके विषय में जानेंगे। ऋग्वेद से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। यानी इस समय की जो सभ्यता थी उस पर जो है व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, उस पर व्यापक प्रकाश मिल रहा है इससे, इस ग्रंथ से। पारिवारिक जीवन के विषय में जानेंगे। इसमें ऋग्वेद कालीन पारिवारिक जीवन कैसा होता था, इसके विषय में समझेंगे। प्यारे मित्रों, तो पारिवारिक जीवन, तत्कालीन समाज की आधारभूत इकाई परिवार थी। यानी परिवार को ही आधारभूत इकाई माना जाता था। ऋग्वेद कालीन परिवार पितृसत्तात्मक तथा, पितृसत्तात्मक का मतलब पितृसत्ता को लेकर के था बना हुआ था। यानी कि पिता के पुत्र, पुत्रों के पुत्र, इस तरह से पितृसत्ता में परिवर्तित था। अर्थात किसी भी परिवार का मुखिया उस परिवार का सर्वाधिक आयु वाला पुरुष होता था। यानी पिता जो आयु में अधिक होता था उसी को घर का मुखिया बनाया जाता था। वह पितामह, चाहे पिता के पिता
या पिता, चाचा, बड़ा पुत्र में से कोई भी हो सकता था। जो बड़ा होता था उम्र में उसी को परिवार का मुखिया बनाया जाता था। परिवार के मुखिया का संपूर्ण परिवार पर पूर्ण अधिकार होता था तथा अन्य सदस्यों को उसकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक था। तत्कालीन समाज में जन्म व धन की सुरक्षा के लिए सामूहिक परिवार की व्यवस्था परम आवश्यक थी। माता पिता व बच्चों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध रहते थे। पिता के पश्चात परिवार का गृहपति प्रायः सबसे बड़ा पुत्र बनता था। जो सबसे बड़ा पुत्र होता था उसी को परिवार के मुखिया की बागडोर दी जाती थी। गृहपति योग्य पुत्रों को आदर की दृष्टि से देखता था। ध्यान दें, गृहपति योग्य पुत्रों को आदर की दृष्टि से देखता था। वह अनुचित आचरण के होने पर कठोरतम दंड भी देता था। जो गृहपति योग्य पुत्र होते थे उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता था। बड़े पुत्रों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था समाज में, परिवार में। यह हम समझेंगे प्यारे मित्रों। अगला पॉइंट आपका है, परिवार में गृह पत्नी जो होती थी, गृह पत्नी का विशिष्ट महत्व एवं आदर था। उस समय जो परिवार में गृह पत्नी होती थी, गृहिणी, उनका बहुत सम्मान होता था। गृह पत्नी पर घरेलू कार्यों का संपूर्ण उत्तरदायित्व होता था। पुत्र न होने पर गोद लेने की प्रथा का भी प्रचलन था। यदि किसी के परिवार में पुत्र नहीं होता था तो गोद भी लेते थे, ऐसा भी उस समय प्रचलन था। परिवार में कभी कभी सास के रहने का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सास के विषय में बताया गया है, बहु सास के विषय में, तो सास का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अतिथि का अत्यधिक आदर सत्कार करने की प्रथा थी। उस समय अतिथियों का आदर सत्कार ज्यादा किया जाता था। मनोरंजन के विषय में समझेंगे। जीवन के प्रति आर्यों का स्वास्थ्य एवं आशावादी दृष्टिकोण था। वह जीवन को अधिक से अधिक सुखद तरीके से व्यतीत करना चाहते थे। मनोरंजन के प्रमुख साधन संगीत, नृत्य, जुआ, शिकार, रथ दौड़ तथा दूध थे। ये जो मनोरंजन के साधन हैं प्यारे मित्रों। संगीत के ऋग्वेद कालीन लोग विशेष रूप से प्रेमी थे। गान एवं वादन दोनों का भी ही प्रचलन था तथा वह ढोल, मजीरे, बांसुरी जो वाद्य यंत्र थे इसमें जिक्र किया गया है प्यारे मित्रों। ढोल, मजीरे, बांसुरी, बीड़ा, बीन आदि बजाते थे। वह सप्त स्वरों का प्रयोग भी करते थे। सप्त स्वर संगीत का सप्त स्वर का भी प्रयोग करते थे, जिसके विषय में कुछ लोगों का विचार है। यह है कि इसका आविष्कार सुमेरिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इस वाद्य यंत्रों का आविष्कार कहाँ हुआ था? सुमेरिया में हुआ था। डॉक्टर कीथ का विचार है कि ऋग्वेद कालीन समाज में धार्मिक नाटकों का प्रचलन था, यानी धार्मिक नाटक भी उस समय होते थे। धार्मिक नाटकों को भी किया जाता था उस समय। भोजन क्या करते थे उस समय के लोग, तो ये हम प्यारे मित्र जानेंगे। भोजन क्या करते थे? ऋग्वेद कालीन व्यक्तियों के भोजन में दूध का विशेष महत्व था। दूध तथा उससे बनने वाली अन्य वस्तुएं जैसे घी, पनीर का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। अनाज को पीसकर उसमें भी घी अथवा मक्खन मिलाकर केक की तरह प्रयोग किया जाता था। सब्जियों एवं फलों को भी खाया जाता था। भोजन मात्र शाकाहारी ही नहीं, मांसाहारी भी होता था, यानी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन उस समय होते थे। प्राय भेड़, बकरी व बैल का गोश्त लोग भून कर ही खाते थे। गाय को पवित्र मानकर उसका गोश्त नहीं खाया जाता था, यानी कि ऋग्वेद कालीन में भी गाय को पवित्र पशु माना जाता था। प्यारे मित्रों देखेंगे, ऋग्वेद में गाय को अधन्या कहा गया है। क्या कहा गया है? अधन्या, जिसका अर्थ न मरने वाला। अघन्या, तो अघन्या का अर्थ क्या हुआ? न मरने वाला होता है। गौ हत्या करने पर कठोर दंड दिया जाता था। ऋग्वेद काल में दूध ही प्रमुख पेय था, यद्यपि सोमरस तथा मदिरा का प्रयोग भी किया जाता था, यानी सोमरस का प्रयोग और मदिरा का प्रयोग भी उस समय लोग करते थे। वेशभूषा के विषय में जानेंगे प्यारे मित्रों। तो वेशभूषा कैसी रहती थी उस समय के लोगों की? ऋग्वैदिक कार्यों की वेशभूषा साधारण थी। आर्य सूती
ऊनी व रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। मृगछाला का भी प्रयोग किया जाता था। आर्यों की पोशाक में प्रारंभ में प्रमुख 2 वस्त्र होते थे। वास, पहला क्या था? वास, जो शरीर के नीचे के भाग पर पहना जाता था। दूसरे शब्दों में वास की एक प्रकार से धोती से तुलना की जा सकती है, यानी इस वास को हम धोती से तुलना कर सकते हैं प्यारे मित्रों। दूसरा वस्त्र अधिवास होता था, जो शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता था। ये हमें जानना है अधिवास और वास के विषय में। जो अधिवास होता था वो शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता था। बाद में एक अन्य वस्त्र नीवी का भी प्रयोग होने लगा था। नीवी को वास के नीचे पहनते थे। विवाह के अवसर पर वधू एक विशेष वस्त्र धारण करती थी, जिसे बधुए कहते थे। क्या कहते थे उस वस्त्र को? बधुए कहते थे। आभूषण स्त्री व पुरुष समान रूप से धारण करते थे। जैसा कि आपको सिंधु सभ्यता में बताया गया है कि आभूषण जो होते थे, इस ऋग्वेद कालीन समय में भी स्त्री पुरुष समान रूप से धारण करते थे। ऋग्वेद में विभिन्न आभूषणों का उल्लेख मिलता है, जिनमें कर्ण शोभन कानों में पहनते थे, कुरीर सिर पर पहनते थे, निष्क गले का आभूषण, रुक्मा छाती पर का आभूषण होता था। आभूषण पहनने के अतिरिक्त बालों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। स्त्रियां तेल डालकर बेड़ियां बनाती थीं तथा पुरुष भी बालों को काटते थे। वह दाढ़ी मूछ रखते थे। पुरुष दाढ़ी बनाना भी जानते थे। इस ऋग्वेद काल में प्यारे मित्रों, औषधियों का ज्ञान, इस समय के लोगों को औषधियों के भी ज्ञान पर्याप्त मात्रा में हो गए थे। देखेंगे औषधियों का ज्ञान के विषय में प्यारे मित्रों। ऋग्वेद में चिकित्सकों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ऋग्वेद में प्रमुख बीमारी का नाम यक्षमा बताया जाता है। यक्षमा जो बीमारी थी उस समय क्या थी? यक्षमा की बीमारी थी। बड़ी जड़ी बूटियों का ही प्रयोग प्रमुखता जो है औषधियों के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा का भी ऋग्वेद में उल्लेख प्राप्त होता है। शल्य चिकित्सा भी उस समय प्रचलित थी। शिक्षा के विषय में जानेंगे। ऋग्वेद में उपनयन संस्कार का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। यद्यपि इस संस्कार का उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक महत्व था। विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक एवं साहित्यिक शिक्षा प्रदान करना था, जिससे आर्य संस्कृति का प्रसार हो सके। बीजी गोखले के अनुसार इस प्रणाली का आयोजन, जिन्होंने लिखा है बीजी गोखले जी ने, कि इस प्रणाली का आयोजन इस प्रकार का था कि जीवन के प्रति छात्र का दृष्टिकोण विस्तृत हो जाए, उसमें ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो, उसकी बुद्धि प्रखर हो और उसके व्यक्तित्व विकास है उसका जो व्यक्तित्व विकास के द्वारा जो है उसके अंदर चरित्र बल की स्थापना हो। यह उद्देश्य रहता था उस समय शिक्षा की। प्यारे मित्रों, ऋग्वेद काल में लोगों को लिखने का ज्ञान अथवा नहीं था। उस समय लिखने का जो है ऋग्वेद समय में जो है काल में लोगों को लिखने का ज्ञान न था अथवा नहीं जानते थे वो लोग। यह संदेहास्पद है, था या नहीं था, इसके बारे में संदेहास्पद बात कही गई है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद काल में लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। ये हम मानकर चलेंगे। ज़्यादातर विद्वानों का मत यही है प्यारे मित्रों। तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों क्वेश्चन जो आपको बताए गए हैं प्यारे मित्रों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, हर तरह से आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो हम इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे प्यारे मित्रों। कमेंट के रूप में हम तक अवश्य आप कमेंट करें। हम तक कोई चीज़ें हैं, प्रतिक्रियाएं अपनी अवश्य भेजें, जिससे हम कुछ आपसे सुझाव प्राप्त कर पाएं। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके मित्रों को, फ्रेंड्स को जो है शेयर अवश्य करेंगे। जो आने वाले एग्ज़ाम है इसमें हर किसी को हमारा वीडियो पहुंच पावे, हमारी यही इच्छा है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।